हाय, कुत्ता घुमाने ले जा रहे थे। नहीं, वैसे पहले भी बताया जा चुका है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर के बारे में, फिर भी और एक बार देख सकते हो तुम। मान लो ये कोई कंडक्टिव प्लेट है। वैसे कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज को या लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। सपोज अपन एक कंडक्टिव प्लेट यहाँ रख देते हैं और उसको किसी इस तरह से अपन इसको प्लस चार्ज दे देते हैं और इसके किनारे सपोज डिस्टेंस डी पे, स्मॉल डिस्टेंस डी पे एक दूसरा कंडक्टिव प्लेट रखा हुआ है। तो जैसे ही इसको अपन किसी सोर्स से किसी भी सोर्स से इसको अपन चार्ज देते हैं और इसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, किसी भी सोर्स से इसको अपन चार्ज देते हैं तो प्लस चार्ज देने पर ये जो मेटलिक बॉडी है उसका सारा इलेक्ट्रॉन इसके नियर पार्ट पे स्टोर हो जाएगा और सारा पॉजिटिव चार्ज उससे जो दूर जो एरिया है वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है मालूम है? लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जो अट्रैक्शन फोर्स नेगेटिव चार्ज पे लग रहा है तो नेगेटिव चार्ज इसके पास आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्टेंस उसका बढ़ जाएगा इससे। अब इस पूरे सिस्टम का जैसे ही पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज जो है इसके थ्रू अर्थ में चला जाएगा, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि नेट चार्ज जो है यहाँ हमने जितना चार्ज दिया है उतना ही है, मगर इस जो नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हुआ है इसके प्रभाव में टोटल चार्ज जो है वो डिक्रीज़ होगा, ठीक है। इस पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज डिक्रीज़ होगा और टोटल चार्ज डिक्रीज़ होने के कारण C इक्वल क्या होता है, चार्ज अपान Q इक्वल C भी होता है, तो C इक्वल Q अपान V होगा। तो ये जो इसको हमने जो चार्ज दिया है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हुआ है उसके कारण इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिक्रीज़ होगा। क्यों होगा पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज? क्यों होगा? क्योंकि नेट चार्ज जो है वो डिक्रीज हो रहा है पूरे सिस्टम का। इसको हमने जो चार्ज दिया है वो यहाँ पे स्टोर है, मगर ये पूरे सिस्टम का जो चार्ज है इस नेगेटिव चार्ज के प्रभाव में पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये डिक्रीज होगा और पोटेंशियल डिफरेंस के डिक्रीज होने के कारण उसका कैपेसिटेंस C जो है वो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी को जितना कम से हम डिवाइड करें डिविडेंड उतना ही ज़्यादा मिलता है, ठीक है ना। तो यही जो है कैपेसिटेंस का सिद्धांत है। कैपेसिटर जनरली जो है इलेक्ट्रिक चार्ज को या लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन परमानेंटली स्टोर नहीं होता। इसमें कुछ समय के लिए स्टोर होता है, फिर रिलीज़ करता है, फिर स्टोर करता है, फिर रिलीज़ करता है, ऐसा कंटिन्यूसली ये जो प्रोसेस है वो चलते रहता है। अब कैसे ये स्टोर करेगा, कैसे रिलीज़ करेगा, ये समझना है। तो देखो, जैसे ही अपन इसको चार्ज इधर देते हैं, ठीक है ना, वो सारा जो नेगेटिव चार्ज है इधर इकट्ठा हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज इधर इकट्ठा हो जाता है। और यदि हम इसको अर्थ से नहीं जोड़े हैं तो सारा पॉजिटिव चार्ज इधर कलेक्टेड है, ठीक है। अब जैसे ही करंट का डायरेक्शन चेंज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ इकट्ठा कब होगा, जब फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन ऐसा है, और जैसे ही डायरेक्शन अल्टरनेट करंट में लगातार चेंज होता है, करंट के जो बहने का डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। तो जैसे ही करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, ये जो सारा निगेटिव चार्ज जो है वो फ्री हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इधर आने लगेंगे। और जैसे ये फ्री होगा, इधर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहने लगेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको इधर सर्किट यदि कंप्लीट है तभी बहेगा ना। तो इस तरह से जब इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसा होता है तब इसमें करंट नहीं बहता है। जैसे ही करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है इसमें करंट बहने लगता है। मतलब
इनपुट और आउटपुट के बीच में 180 का फेज डिफरेंस। फेज क्या होता है जानते हो? फेज डिफरेंस कहते हैं ना, ऐसा कहते रहते हैं ना हमारे घर में, सप्लाई 1 फेज है, 2 फेज है, 3 फेज है। ये क्या है? जैसे मूविंग पार्टिकल का या मान लो करंट की जो बहने की दिशा है, दोनों एक ही साथ शुरू हो रहा है और एक ही डायरेक्शन में है, तब हम कहते हैं कि सेम फेज में है। और मान लो 2 करंट बह रहा है किसी वायर में, एक जब बहना शुरू करता है तब तक दूसरा पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है, तब भी वो सेम फेज में होगा। क्यों होगा? दूसरा पूरा एक साइकिल कंप्लीट करके फिर से इनिशियल कंडीशन पे आ जाएगा और फिर एक साथ शुरू होगा। अब यदि मान लो 2 वाइब्रेटिंग पार्टिकल है, ये भी वाइब्रेटिंग सिस्टम ही तो है, लगातार अल्टरनेट करंट वाइब्रेट ही तो कर रहा है। यदि एक ठो मान लो 2 करंट बह रहा है और एक करंट जो है वो अपना हाफ साइकिल पूरा कर चुका है और दूसरा स्टार्ट हो रहा है, उस कंडीशन में उनका फेज जो है अपोजिट होगा। ये ऐसा समझ लो, मैं वाइब्रेटिंग पार्टिकल या लगातार गोल गोल या सर्कल ट्रैक में घूम रहे, सर्कुलर ट्रैक में घूम रहे पार्टिकल के एग्जांपल से समझा रहा हूँ मैं। मान लो एक यहाँ से शुरू करता है, तब तक दूसरा आधा साइकिल घूम के यहाँ पहुँच चुका है, तब एक इधर से मूव करना शुरू होगा तो दूसरा इधर जाएगा, तो दोनों का मूवमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो इसको अपोजिट फेस में है कहते हैं। और जैसे मान लो यहाँ से जब तक फिर यहाँ जब एक साथ ये दो मान लो एक राउंड लगा के जब ये शुरू करता है, तब ये एक राउंड लगा के फिर यहीं आ जाए रहता है, तो फिर से एक साथ शुरू होगा, तब उसको सेम फेस में कहेंगे। तो फेस जो है किसी भी मूविंग पार्टिकल का मूव करने की डायरेक्शन और उसकी जो क्वांटिटी है वो दोनों शो करता है, पोजीशन और डायरेक्शन दोनों बताता है फेस। उसमें क्या होता है मालूम है? जो 3 फेज 2 फेज कहते हैं ना, वहाँ का वो जो आर्मेचर लगा हुआ है जहाँ पावर स्टेशन में, जिसमें बहुत सारे क्या बोलते हैं आइसोलेटेड कॉपर वायर का जो बाइंडिंग होता है, वो क्या होता है कि 2 मैग्नेट पोल के बीच में ऐसा घूमता है। वो घूमने के लिए बहुत से उपाय हैं घुमाने के लिए। थर्मल पावर में क्या करते हैं कि भाप से उसको रोटेट करते हैं और भाप से शाफ्ट को रोटेट करते हैं और शाफ्ट से वो आर्मेचर जुड़ा रहता है जिसमें बहुत सारे कॉइल लपेटे होते हैं। वो कॉइल जो है 2 मैग्नेटिक पोल के बीच में ऐसा मूव करता है। तो मूव करने के कारण जो आगे तुम पढ़ोगे इंडक्शन में, उसमें करंट इंड्यूस हो जाता है, तो वो करंट जो है इधर सप्लाई होता है। लेकिन अब उसमें होता क्या है देखो, मान लो एक पूरा सर्कुलर ट्रैक है और इसको 180 120 के 3 इक्वल पार्ट में बांट दिए, ये 120 ये 120 ये 120। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 1 फेज 2 फेज 3 फेज ऐसा करते रहते क्या है, हालांकि अभी है नहीं, बाद में आएगा तो आएगा अल्टरनेट करंट में। अब अपन क्या करते हैं, एक वायर लेते हैं और ये स्टार्टिंग शुरुआत यहीं से करते हैं और ऐसा इसको ऐसा पूरा लपेटते गोल 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 एक वायर बाहर निकाल देते हैं। फिर दूसरा वायर यदि यहीं से ले रहे हैं, ये है, इसे लपेटते लपेटते गोल 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 फिर एक सिरा बाहर निकाल दिए इसका। तीसरा इसमें भी ऐसा कॉइल है जो 120 की डिग्री में बहुत बड़ा होता है, सर्कुलर ट्रैक है, एक वायर और निकल गया। अब तीनों का इनिशियल एक एक छोर जुड़ा हुआ है यहाँ। अब इसको घुमाएंगे तो तीनों कॉइल घूमेगा उस आर्मेचर के बीच में, वो मैग्नेटिक डाइपोल के बीच में, मैग्नेटिक पोल के बीच में, तो तीनों में करंट जनरेट होगा। अब ये तीनों का सप्लाई, ये एक सिंगल फेस, डबल फेस और 3 फेस, तीनों के करंट को यदि तुम लेते हो, सप्लाई लेते हो तो 3 फेस, इसमें से कोई भी 2 का सप्लाई लेते हो तो 2 फेस, और यदि केवल एक का सप्लाई आ रहा है तो 1 फेस। समझ गए? 120 डिग्री में डिवाइड कर दो सर्कल को, और इसमें ये तो छोटा यहाँ दिख रहा है, विशाल होता है, वो बहुत बड़ा होता है सर्कुलर ट्रैक जो है, और उसमें बहुत सारे लपेट, लाखों टर्न में लपेटे रहते हैं वायर। तो ये 1 फेज 2 फेज 3 फेज है, मतलब 3 कॉइल में जो करंट जनरेट हो रहा है वहाँ आर्मेचर में जो लपेटा हुआ 3 कॉइल है, जिसका एक पॉइंट कॉमन है, उसमें जितने करंट जनरेट हो रहे हैं, यदि तीनों के सप्लाई को एक साथ लें तो 3 फेज, 2 को लें तो 2 फेज, 1 को लें तो 1 फेज। ठीक है? तो फेस जो है आगे पढ़ोगे, उसमें पढ़े होगे तुम 11th में ऑसिलेटर में या साउंड में पढ़े होगे कहीं ना कहीं। कैसे बज रहा है? हाँ, तो ये
कैपेसिटर है क्या, जैसा तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है, बुकिश लैंग्वेज में भी देख लेते हैं। कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ चार्ज विदाउट इंक्रीजिंग इट्स साइज। बगैर उसके साइज़ को प्रभावित किए हम ज़्यादा मात्रा में चार्ज को कुछ समय के लिए कलेक्ट करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इन अदर वर्ड, इट इज़ अ डिवाइस टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब उसको कैसे अभी बताया मैं, तुम्हारे में भी वही दिया है, तुम बुक से भी देख के समझ सकते हो। अब कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटर तो जान लिए। कैपेसिटेंस क्या होता है, ये जो कल का पढ़े हो कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। जितना ज़्यादा चार्ज देंगे किसी भी कंडक्टिव मटेरियल को, उसका पोटेंशियल लेवल या पोटेंशियल जो है, उसका पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हो, उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। तो इन दोनों का जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको अपन C लेते हैं, Q इक्वल CV। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, यही कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कहलाता है, जिसको अपन लिख सकते हैं C इक्वल Q/V। यह जितना कम होगा उतना ही उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। यही दिया है तुम्हारे बुक में भी। ये जो है वोल्टेज डिफरेंस है डिवाइस का। अब फैक्टर अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, पहला है एरिया ऑफ प्लेट। अब देखो क्यों होता है एरिया ऑफ प्लेट, मैं उसको एक दिन इक्वेशन डेराइव करके बताया था। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फील्ड इंटेंसिटी के टर्म में भी लिखा जा सकता है। कैसे आया मैं तुमको बता देता हूँ एक बार फिर। देखो, दो प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, उसको अपन फील्ड इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। Q इक्वल V इंटू R, ऐसा करके मैं बताया था ना। ये V पोटेंशियल डिफरेंस है दो प्लेट के बीच में। ये पुस्तक में ऐसा नहीं बताया, सीधा किस पे डिपेंड करता है ये बताया है। मैं इस इक्वेशन के थ्रू ये बताना चाह रहा हूँ कि वो कैसे उस बात पे डिपेंड करता है। मैंने एक इक्वेशन से किस पे डिपेंड करता है तुम जान सकते हो। मान लो वो कोई प्लेट है जिसका लंबाई चौड़ाई है कुछ, है ना, तब इंटेंसिटी क्या होता है, ये इंटेंसिटी इक्वल सिग्मा अपान क्या पढ़े हो, एप्सिलॉन नॉट, यही पढ़े हो ना, इंटू D हो जाएगा। अब इसको और लिख सकते हो V इक्वल, अभी केवल पोटेंशियल डिफरेंस है ना। सिग्मा का मतलब होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, यदि वो प्लेन है, कोई कंडक्टिव मटेरियल प्लेन सरफेस है तो यहाँ पे क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी को अपन Q/A लिखते हैं, एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू D। अब ये तो हुआ V, और C इक्वल क्या होता है, Q/V। तो Q/V करोगे तो यहाँ हो जाएगा Q/V इतना, तो Q तो नीचे ही रहेगा, इंटू A एप्सिलॉन D/C इक्वल Q/V होता है। ठीक है, तो Q/V, Q को कैंसल आउट होगा, A एप्सिलॉन 0 और D। अब किस पे डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस जो है एरिया पे, एप्सिलॉन मतलब मीडियम पे, और दोनों यदि जो दो प्लेट हैं यदि तो उनके बीच के डिस्टेंस पे। उसमें क्या क्या दिया है देखो तुम्हारे बुक में, है ना। तो तुम एक फार्मूला में उसको तुम याद रख सकते हो कि एरिया एप्सिलॉन नॉट और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। एरिया जितना ज़्यादा होगा कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा होगा। और मीडियम की जो ये एप्सिलॉन नॉट इक्वल क्या होता है मालूम है, एप्सिलॉन जितना ज़्यादा होगा, मतलब मीडियम की जो परमिटिविटी जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसका कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगा। ठीक है, और डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा। डिस्टेंस बढ़ने पर पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है और इस तरह से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। यही दिया तीनों क्या देखो तो। तो तुम एक फार्मूला से तीनों रिलेशन को डेराइव कर सकते हो। इसी से तुम डायरेक्ट लिख सकते हो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A इफ एप्सिलॉन 0 एंड D आर कांस्टेंट। दूसरा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ऐसा है। दूसरा है C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है। यदि एप्सिलॉन नॉट मीन्स परमिटिविटी जितना ज़्यादा होगा उतना ही कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। और फिर सी इज डायरेक्ट, अब कब है इसमें क्या कंडीशन होगा, बाकी दो कांस्टेंट हो, ए और डी कांस्टेंट हो, ए एंड डी आर कांस्टेंट। तीसरा है ए और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है तो सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी हो जाएगा। कांस्टेंट है देखो, तो ये जो कांस्टेंट है वो अपन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लेते हैं उसी को, ठीक है ना। तो इस तरह से तीनों रिलेशन हमको मिल गया एक ही फार्मूला में, हो गया। हाँ, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर में भी होता क्या है, जब दूसरे कंडक्टर को उसके पास लाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिक्रीज हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होने पर तुम जानते हो कि C इक्वल क्या होता है, Q/D। यह जब डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो यदि किसी दूसरे कंडक्टिव मटेरियल को हम किसी कैपेसिटर के प्लेट के पास लाते हैं तो उसके कारण उसका जो इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिक्रीज हो जाता है, और इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज होने के कारण उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। मिटा दें? अब क्या है पॉइंट, आगे बोलो। वो तो अभी बताया थोड़ी देर पहले, वही है। क्या है देखो, एक बार और बता देता हूँ मैं। ये प्लेट है, एक दूसरा प्लेट है, हम इसको प्लस चार्ज देते हैं। ध्यान से देखना, अब की बार तुम्हारे बुक में जैसा दिया वैसी लिख बना रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसको अर्थ से जोड़ देते हैं, ठीक है। हाँ, उसी को बताया तो हूँ मैं अभी थोड़ी देर पहले। वो फैक्टर सेटिंग ये वाला है, ये है। ठीक है। अब यहाँ तक आया तो एक बार और देख लो जाके, ताकि तुम्हारे दिमाग में डायग्राम बन जाए उसका कि है क्या चीज़ कैपेसिटर। हाँ, ये यहाँ पे जैसे ही अपन चार्ज देते हैं इसको किसी भी सोर्स से, तो अभी बताया था कि सारा इलेक्ट्रॉन इधर इकट्ठा हो जाता है और प्लस चार्ज इधर आ जाता है। क्योंकि प्लस चार्ज को रिपल कर रहा है ये, इसमें का प्लस चार्ज, अब ये इधर अर्थ से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है, अर्थ का जीरो होता है हमेशा, ये तो जानते होंगे। अर्थ जो है, अर्थ का पोटेंशियल लेवल हमेशा जीरो होता है, तो ये सारा प्लस चार्ज जो है इधर अर्थ में चला जाता है। अब ये जो निगेटिव चार्ज है वो इसके टोटल जो नेट चार्ज है इस सिस्टम का, इस निगेटिव चार्ज के कारण कम हो जाता है। या यह कहो कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कम हो जाता है। चार्ज कम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, नेट चार्ज। और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है तो तुम जानते हो कि C = Q/V होता है। ये कम होने पर एक कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। और इस तरह से ये जो चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है थोड़ा सा बढ़ जाता है, यदि ये पूरा सिस्टम को एक साथ लें तो। यही सिद्धांत है कैपेसिटेंस का। और स्फेरिकल वाला तो कल बताया जा चुका था, स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में। अब क्या है उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है देख तो बताते जाओ। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है ना। हाँ देखो, हाँ तो कंस्ट्रक्शन क्या है देखो, दो ठो प्लेट को अपन पैरेलल ऐसा ले लेते हैं, ये ऐसा। सपोज इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, तुम्हारे में जो भी लिया होगा बुक में, मैं D ले लेता हूँ। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो A है। मतलब एरिया जब किसी एक प्लेट का, दोनों का सेम एरिया है तो एरिया A है समझो प्लेट का। अब इसके बीच में एयर या वैक्यूम है, यदि हम दूसरा मीडियम लेंगे तो 1/k टाइम हो जाएगा और कुछ नहीं। अब जैसे ही यहाँ पे क्या है, ये अर्थ से कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसका हमको कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखो कैपेसिटेंस इक्वल, इसको हमने Q चार्ज दिया है, या मान लो ये Q चार्ज इसमें स्टोर है प्लस, ठीक है ना। अब ये तो अर्थ से जुड़ा हुआ है,
तो यहाँ तो 0 होगा पोटेंशियल। अब हमको क्या निकालना है, चार्ज तो हमको मालूम है कि हमने इसको क्यों चार्ज दिया हुआ है, हमको निकालना है कि इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो मान लो कि इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V है, तो यहाँ लिख लेना लेट V बी द पोटेंशियल डिफरेंस तो उसमें बहुत लंबा समझाया होगा, लेकिन है इतना ही, डिफरेंस बिटवीन बोथ द प्लेट। देन V इक्वल क्या होगा, E इंटू डी, वेयर E इज द इंटेंसिटी बिटवीन बोथ द प्लेट। किसका इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये तो पैरेलल है, ये मतलब प्लेट है, लेंथ विड्थ कुछ है इसका, तो प्लेट है, तो यहाँ जानते हैं अपन E इक्वल होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन इंटू डी। वेयर लिख देना, वेयर E इक्वल सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है, जानते हो। अब V ये मिल गया हमको सिग्मा D अपान एप्सिलॉन नॉट। अब कैपेसिटेंस क्या होता है, C इक्वल होता है Q अपान B, ठीक है। अब Q इक्वल तुम लिख सकते हो, देखो यूनिट एरिया में चार्ज कितना है, सिग्मा, तो Q जो है टोटल चार्ज है, ये पूरे एरिया में है, तो Q को क्या लिख सकते हो तुम, सिग्मा A। Q इक्वल सिग्मा A, क्योंकि यूनिट एरिया पे चार्ज सिग्मा है, तो पूरे एरिया A पे चार्ज क्या होगा, सिग्मा A अपान V का क्या है, ये सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू डी यहाँ है, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। सिग्मा सिग्मा कैंसल आउट होगा और एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा एप्सिलॉन नॉट A अपान डी। यही पैरेलल प्लेट का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। देखो क्या आया है, ये कब है, जब हम इसमें बीच में प्लेट के बीच में एयर या वैक्यूम ले रखे हैं। यदि हम कोई दूसरा मीडियम लेंगे तो यहाँ पे K ऊपर में और आ जाएगा, K टाइम हो जाएगा, समझ गए। K इसलिए होता है कि यहाँ पे जो है एप्सिलॉन नॉट ऊपर है, ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट भी परमिटिविटी है। तो तुम जानते हो कि सबसे कम परमिटिविटी किसका होता है, एयर या वैक्यूम का। बाकी सभी मीडियम का परमिटिविटी एयर या वैक्यूम के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे C जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन नॉट का, मीन्स परमिटिविटी का, ये बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो दूसरे मीडियम का क्या होता है, परमिटिविटी ज़्यादा होता है, तो उसमें कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगा, ठीक है। इतना ही है, अब तुम देख लो पुस्तक में जैसा लिखा है वो, यहाँ जो लिखा है वो समझ सकते हो। बस यही है कि मैं क्या क्या लिया हूँ, तुम सिस्टमेटिक लिखना चाहो तो बाद में लिखना, या अभी तुम्हारे दिमाग में आएगा तो तुम अभी नोट कर सकते हो। क्या क्या हमको निकालना है कैपेसिटर या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए, ये आपको स्टेप वाइज माइंड में रख के तुम डेराइव कर सकते हो। फार्मूला को तुम मैथ्स की तरह डेराइव कर सकते हो। अब क्या दिया है उसके बाद, हाँ, इट्स क्लियर फ्रॉम गिवन फार्मूला दैट द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कैपेसिटर इज डिपेंड ऑन द permittivity of the medium, area of plate and distance between both the plate. It's clear that capacitance is directly proportional to area, capacitance is directly proportional to permittivity of the medium, and capacitance is inversely proportional to the distance between two plates. ठीक, ये तो फार्मूला में ही क्या क्या कैसे कैसे डिपेंड कर रहा है, ये फार्मूला में ही क्लियर है। हो गया कि कुछ कर लिख रहे हो क्या? स्फेरिकल में दो कंडीशन होगा, एक तो ये होगा कि आउटर सरफेस को अर्थ से कनेक्टेड होगा, और दूसरा जो है इनर सरफेस को अर्थ से कनेक्ट किया होगा। एक ही कंडीशन दिया है, ये तो है ना, यदि आउटर सरफेस को अर्थ से कनेक्ट किया है।
चलो देखते हैं, इसको भी डेराइव करने की कोशिश करते हैं मैथ्स के प्रॉब्लम की तरह। सपोज हमारे पास ये स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसका इनर स्फीयर ये है और आउटर स्फीयर, इसमें भी दो स्फेरिकल प्लेट होंगे तभी वो कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा। एक तो इनर स्फेरिकल शेप में ये है और एक आउटर में ये है। मान लो इसका रेडियस स्मॉल a है और बड़ा वाला स्फीयर का रेडियस स्मॉल b है, ठीक है। अब चार्ज किसको देना है? बाहर वाले को अर्थ से कनेक्ट करना है। तो हमको सपोज ये जो इनर स्फेरिकल सरफेस है उसको हमने प्लस q चार्ज दे दिया। अब हमको करना क्या है? हमको तो मालूम है कि हमने प्लस q चार्ज दिया हुआ है। हमको कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए फार्मूला में आता क्या है? C इक्वल होता है Q डिवाइडेड बाई V। तो Q तो मालूम है हमको कि हमने खुद दिया हुआ है Q चार्ज इसको। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है दोनों स्फेरिकल प्लेट के बीच का। यदि आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हो तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मिल जाएगा। अब देखो, मान लो हम यहाँ पे एक x डिस्टेंस पे एक ऐसा एक गॉसियन मान लो इस पॉइंट पे पोटेंशियल हमको निकालना है। तो हम इस रेडियस का, ये सपोज x डिस्टेंस है इसके सेंटर से, x रेडियस के गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या होगा बोलो? एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज। क्या होगा बोलो? या ये कहो सारी इंटेंसिटी लिखो। पोटेंशियल के जगह पे इंटेंसिटी लिखो। इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज। क्या होता है इंटेंसिटी? बोलो। Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर, यदि x डिस्टेंस है तो यही तो होता है। अब हमको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो यहाँ से dx डिस्टेंस पे हम इसको डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है ना। इस डायरेक्शन में dx डिस्टेंस डिस्प्लेस करते हैं तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन कैसे निकालते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा? मान लो अपन इस यहाँ पे जो हमने इमेजिन किया हुआ है पॉइंट P पे यूनिट चार्ज, उसको dx डिस्टेंस डिस्प्लेस करते हैं तो हमको कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा। तो सपोज वो स्मॉल वर्क डन है वो d ओमेगा है या dw है। तो वर्क डन क्या होगा? E डॉट dx। dx हमने डिस्प्लेस किया उसको। इंटेंसिटी इतना है। अब इंटेंसिटी क्यों लिया हूँ? वहाँ पे F क्यों नहीं लिया फोर्स में? क्योंकि वहाँ पे मैंने इमेजिन किया हुआ है यूनिट चार्ज का, और यूनिट चार्ज में जो फोर्स लगता है उसी को तो अपन इंटेंसिटी कहते हैं। तो इसलिए मैंने इंटेंसिटी दिया हुआ है यहाँ, ठीक है ना। अब तो dw इक्वल हो जाएगा, इंटेंसिटी वहाँ पे क्या होगा मालूम है? ये Q अपान 4 पाई। पहले तुम देखो इंटेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डायरेक्शन क्या है, एंगल क्या है? फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगेगा, उसको रिपेल करेगा, क्योंकि ये भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसमें भी प्लस Q चार्ज है और हम उसको पास ला रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट और एक्सर्टेड फोर्स के बीच का डायरेक्शन 180 है, तो कास 180 यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो उसको लिख सकते हो ऐसा, E dx कास 180, और कास 180 का होता है -1, तो इसको लिख सकते हो -E dx, ठीक है। अब E का वैल्यू रख देते हैं इतना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर dx, यही होगा ना। अब हमको टोटल वर्क डन निकालना है इस सरफेस से इस सरफेस तक लाने में, ठीक है। तो B से A तक लाने में वर्क कैसे निकालेंगे? तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी हैव,
ये जो इक्वेशन है उसको दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दो। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल, इसमें जितने कांस्टेंट टर्म है उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर दो। हाँ, Q अपान 4πε0 अब हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x⁻⁻² dx b से a तक। माइनस भी बाहर कर देते हैं, यहाँ पे माइनस भी तो आएगा नहीं है। वन अपान एक्स चीज़ करे तो ऊपर ले गया उसको। भाई बाकी सब कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन तो x के रेस्पेक्ट में ही होना है, तो जहाँ x है उसी का तो होगा। ये b है। और अब इधर कर दें क्या, देखो अब इंटीग्रेट करेंगे तो इधर इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू को क्या आ जाएगा, w, और इधर इंटीग्रेशन होगा Q अपान 4πε0, तो खैर कांस्टेंट है यहाँ पे, तो x का पावर -2, यहाँ माइनस भी है ना, x का पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर -2 + 1 अपान -2 + 1। कौन सा फार्मूला लग रहा है यहाँ पे, x⁻n का इंटीग्रेशन होता है x⁻n + 1 अपान n + 1। थोड़ा सा भी वो मैथमेटिकल टूल्स जो दिया है 11th में उसको पढ़े होंगे, तुम्हारे दिमाग में होगा। अब ये हो गया वर्क डन, W इक्वल हो जाता है -Q अपान 4πε0, ये हो जाएगा माइनस x का पावर -1 माने 1 अपान x, ठीक है, और ये b से a तक। अब यहाँ पे क्या करोगे, इसको तुम लिख सकते हो, वर्क डन ही तो क्या होता है, पोटेंशियल होता है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आउटर सरफेस से इनर सरफेस तक लाने में जो वर्क करना पड़ रहा है वही तो पोटेंशियल डिफरेंस है। इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन में dx कहाँ रहता है, मैं थोड़ी देर बाद उसको बता दूंगा कहाँ गया, अभी इसको यहाँ तक आ गए तो पूरा हो जाने दे, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा, ये जो वर्क डन है यही पोटेंशियल है, डिफरेंस है, तो इसको भी लिख लो, यहाँ लिख देना वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम आउटर सरफेस टू इनर सरफेस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ द सरफेस। तो v इक्वल हो जाएगा -Q अपान 4πε0, पहले a रखोगे इसको तो -1 अपान a और माइनस प्लस 1 अपान b, ऐसा होगा ये, ठीक है। अब इस माइनस को अंदर ले जाओ ताकि सॉल्व करने में ईजी हो, बाद में तुम उसको ले जाओगे, बाद में उसको सॉल्व करोगे, इससे अच्छा अभी से ले जाओ। तो ये हो जाएगा 1 अपान b माइनस 1 अपान a, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो v इक्वल हो जाएगा Q अपान 4πε0 a माइनस b अपान ए बी, ये पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। अब यहाँ पे देखो हमने चार्ज को आउटर सरफेस इनर सरफेस की ओर लाया है, ठीक है ना, तब ये फार्मूला ऐसा आ रहा है। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस C इक्वल हो जाएगा Q अपान V, तो Q ही है, अपान V हमने जो कैलकुलेट किया है वो है, तो ऐसा हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई, ऐसा लिख सकते हो Q डिवाइडेड बाई Q अपान Q इंटू A माइनस B अपान 4πε0 AB। अब ये Q तो कैंसल आउट होगा, ये 4πε0 AB ऊपर चला जाएगा, तो C इक्वल हो गया 4πε0 AB अपान A माइनस B, उसमें B माइनस A आया होगा, देख लो। हाँ नहीं, AB होगा ना, 4πε0 AB भी होगा। वो क्या किया होगा, रेडियस को अपोजिट ले लिया होगा, देखो जिसको मैंने A लिया हुआ है वो B लिया होगा, जिसको मैंने B लिया हुआ है उसको A लिया होगा। तो अपन इस ढंग से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दिमाग
दिमाग में नहीं घुसा, आधा घुसा आधा घुसा। अरे कारण यह है कि इंटीग्रेशन में परेशानी हो रहा है और कुछ नहीं। नहीं। देखो मैं क्या किया हूँ, हमको सबसे पहले दिमाग में हमको निकालना क्या है, कैपेसिटेंस निकालना है, वो भी स्फेरिकल कैपेसिटर का। अब तुम जानते हो कि कैपेसिटर में दो सरफेस तो होंगे ही, तो इसमें हमने ले लिया है इनर सरफेस और आउटर सरफेस। इनर सरफेस का रेडियस हमने ए ले लिया है, आउटर सरफेस का रेडियस बी ले लिया है। अब ये तो हो गया कैपेसिटर कैसे होगा उसकी मतलब संरचना। अब हमको निकालना है, हमको तो मालूम है कि हमने क्यू चार्ज दिया हुआ है इनर सरफेस को, चार्ज हमको मालूम है कि कितना है। अब हमको क्या निकालना है, जो अननोन है वो इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। यदि हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है तो तुम कैपेसिटेंस इक्वल क्यू अपान भी फार्मूला में रखोगे तो उसका कैपेसिटेंस हमको मिल जाएगा। तो ये जो सारा जो प्रक्रिया है वो इन दोनों स्फेरिकल सरफेस के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये कैलकुलेट करने के लिए है। तो तुम जानते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वो होता है वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो हमने क्या इमेजिन किया कि बीच में एक पॉइंट ले लिए P, जिसका डिस्टेंस यहाँ से x है। अब यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज इमेजिन किया हुआ है, उसको dx डिस्टेंस इधर हम डिस्प्लेस करते हैं। तो देखो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें का जो चार्ज Q है उसको तो रिपेल करेगा, दूर हटाएगा, और हम उसको पास ला रहे हैं। मतलब डिस्प्लेसमेंट और सिस्टम के द्वारा उस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसके बीच का एंगल 180 है, अपोजिट है ना। ये रिपेल कर रहा है, हम उसको पास ला रहे हैं। तो इस तरह से उन दोनों के बीच का एंगल 180 है। अब हम जानते हैं कि वर्क डन इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एलॉन्ग फोर्स, या ये भी कह सकते हैं कि वर्क डन इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे फोर्स की जगह हमने इंटेंसिटी लिया हुआ है, इंटेंसिटी भी फोर्स ही है, मगर वो क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो एक्सर्टेड फोर्स है वो है। तो वर्क डन क्या होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को dx डिस्टेंस डिस्प्लेस करने में जो वर्क होगा उसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो सपोज वर्क डन स्मॉल dw हो गया है। हमने माना हुआ है कि वर्क डन स्मॉल वर्क डन dw है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, E डॉट dx, dx डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है। अब अभी बताया कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सर्टेड फोर्स के बीच का एंगल 180 है, तो यहाँ पे मैंने 180 ले लिया, cos 180, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन बोथ, यही होता है डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे एंगल बिटवीन बोथ इज़ 180, तो मैं cos 180 ले लिया। cos 180 -1 होता है, तो इसको और सिंप्लीफाई किया तो माइनस ई dx हो गया। अब ये तो हो गया। अब ई का वैल्यू जो है x डिस्टेंस पे इतना होगा, तो ई का वैल्यू यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, पुट कर दिया। तो dw इक्वल मीन्स स्मॉल वर्क डन इक्वल -q अपान 4πε0 x स्क्वायर इंटू dx है। अरे हाँ नहीं चल रहा है जल्दी से। अब हमको टोटल वर्क डन निकालना है। टोटल वर्क डन मीन्स वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम आउटर सरफेस टू इनर सरफेस। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमने इसको इंटीग्रेट किया। यहाँ लिख सकते हो तुम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी हैव, तो इंटीग्रेशन ऑफ dw इक्वल इधर इंटीग्रेशन ऑफ q अपान 4πε0 x स्क्वायर dx। तुम जानते हो कि जितना कांस्टेंट पार्ट है वो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाता है, तो कांस्टेंट q अपान 4πε0 हमने इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया। 1 अपान एक्स स्क्वायर है तो इसको x का पावर -2 लिख दिया। अब इसको हमको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे जो फार्मूला लगता है वो x का पावर n का इंटीग्रेशन जो होता है क्या होता है, x का पावर n+1 अपान n+1। ये फार्मूला हमने उसमें इम्प्लीमेंट किया, तो ये हो गया x का पावर -2+1 अपान -2+1 फ्रॉम b टू a। अब इसको सॉल्व किए तो ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे पहले क्या करते हैं, अपर लिमिट लिखते हैं वेरिएबल के स्थान पे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट लिखते हैं। तो -1 अपान a, माइनस और एक और माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +1 अपान b हो गया। इस माइनस को मैं अंदर ले जाके इसको आपस में चेंज कर दिया हूँ, इसको अंदर ले जाएंगे इस माइनस को, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे गलती हुआ है, देखो क्या गलती हुआ है कि ये जो माइनस से अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये हाँ, चलो एक गलती पकड़ में आया।
4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी माइनस ए अपॉन ए बी। ये पोटेंशियल आ गया। अब पोटेंशियल को हमने यहाँ पे वैल्यू पुट किया हुआ है। ये हो जाएगा बी माइनस तो क्या करना है तुमको, दिमाग में कैसा डायग्राम बनाना है, क्या करना है हमको, यदि आ जाता है एग्जाम में। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। तो क्या करना है, सबसे पहले तो चार्ज देना ही है उसको, तभी तो स्टोर करेगा चार्ज। तो क्यू चार्ज दिया हुआ है, हमको चार्ज मालूम है, कैपेसिटेंस क्यू इक्वल सी इक्वल क्यू अपान भी होता है, ये भी मालूम है। क्यू मालूम है तो हमको क्या निकालना है, बस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो बाकी के जितने भी जो प्रोसेस हैं वो दोनों प्लेट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होंगे, जबकि इनर स्फीयर का रेडियस ए है और आउटर स्फीयर का रेडियस बी है, वही निकाला है हमने। और फिर उसको फार्मूला सी इक्वल क्यू अपान बी में पुट किया है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट सी इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपान बी माइनस ए, यही उसका कैपेसिटेंस है। ठीक, अब देख लो कहीं किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो एकदम तुम लोग तो ऐसा सीरियस हो गए हो कि मैं कुछ क्या बोलते हैं वहाँ भाषण दे रहा हूँ, क्या बोलते हैं अभी क्वाड सम्मेलन में बहुत कोई गंभीर भाषण दे रहा हूँ टाइप। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, और कहाँ पे नहीं आया फिर मेरे से फिर से पूछ सकते हो, क्योंकि डेराइव तुम्ही को करना है, एग्ज़ाम तुमको देना है। कहाँ पे नहीं आया ये, इसके यहाँ तक, यहाँ से इधर स्टेप्स, ये तो इंटीग्रेशन किए हैं अपन। यहाँ कौन सा फार्मूला लगा है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये फार्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो फार्मूला लगा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन डी एक्स इक्वल एक्स रेज टू द पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1, ये होता है। एन के जगह क्या है, -2 है, बस वैल्यू पुट किया हूँ मैं, ये आ गया। -2 + 1 क्या होगा, -1 होगा, और -2 + 1 नीचे में भी -1 होगा। तो माइनस, ये नीचे का माइनस को मैं यहाँ लिख दिया हूँ, और x का पावर -1 को 1 अपान x कर दिया, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। बाकी सब वैल्यू पुट किए हैं, बस पहले एक जगह x के स्थान पे a रखा तो 1 अपान a हुआ, वो माइनस में हुआ, ठीक है ना। और फिर b रखेंगे तो 1 अपान b आएगा। तो देख लो कहीं रखने में कहीं गलती हुआ होगा तो। ये क्या किए अपन, देखो तो यहाँ पे 1 अपान a, यहाँ फिर से गलती हो रहा है क्या, रख के देखो तो। a के जगह में x के स्थान पे a रखोगे पहले तो -1 अपान a आएगा ना यहाँ पे, है ना। और फिर b रखोगे तो माइनस माइनस प्लस 1 अपान b। ठीक तो किया था उस समय, मैं क्यों करेक्शन किया हूँ, क्योंकि उधर का जब माइनस को हम लोग इधर लाए ना तब चेंज किया, वहाँ पे चेंज नहीं। अच्छा हाँ ठीक, हाँ तब ठीक है ना। तो इस तरह से, और बाकी तो कुछ नहीं है, केवल एलसीएम निकाल के सारे भर तो किया हूँ मैं। वो फार्मूला में जो जो चीज़ दिया है उस पर डिपेंड करता है। ये एप्सिलॉन पे, ये तो कांस्टेंट है 4 पाई, तुम कहीं भी जाओ 4 पाई ही रहेगा, चाहे ब्रिटेन में जाओ चाहे अमेरिका में जाओ 4 पाई ही रहेगा, बदलेगा तो केवल ए और बी, ठीक है ना। कितना टाइम हो रहा है देखो तो, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर और हो जाएगा लग रहा है। हाँ क्या क्या नहीं करता है, किसका फोटो, मैं बोला अपना फोटो देख के डर तो जाएंगे। सर ये ज़्यादा समझ नहीं आएगा। नहीं तो अभी लिखवाना है मेरे को, तुम लोग तो ठेका दे रखे हो ना मेरे को लिखवाने का, पढ़ाने का, फिर और एक बार और समझाने का, टेंडर हो गया है तो। टेस्ट नहीं दे रहे लेकिन अरे हाँ, फर्स्ट चैप्टर का मेरे को टेस्ट लेना था। सर बोले भी थे पर लेकिन सरप्राइज टेस्ट। अच्छा सरप्राइज वाली बात है। नहीं सरप्राइज नहीं देना
नंबर आएगा उससे अच्छा फिर हो जाएगा उससे। पढ़ लेंगे ठीक है, सर तो कब लोग तुम ही लोग बताओ, डेट बताओ। मंडे को ठीक है। मंडे को मैं नहीं आऊंगी। हाँ, और हर उस दिन नहीं आएगी जिस दिन टेस्ट है। ना सर उस दिन मैं कहीं बाहर जा रही हूँ। नहीं, लेकिन मंडे को बढ़िया बनता है, संडे को पढ़ते बनता है। हाँ, तो तुम ही लोग तय करके बताओ। ठीक। लेंगे वो आएगी। देखते हैं। हाँ, अब ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में हम पढ़ेंगे। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर जो होता है, ये तो आड़ा तिरछा हो गया, बांस जैसे दिखता बाँस जैसे दिखता है। अच्छा, और एक और सिलेंडर ऐसा बना देते हैं, बड़ा वाला। ऐसा है, ये दिख रहा है सिलेंडर टाइप डम। ये जो है इसका एक्सिस है, इनर सिलेंडर का, दोनों का कॉमन एक्सिस है। ठीक है, अब इसका भी रेडियस जो है, क्या क्या लिया है, इनर रेडियस क्या लिया बताओ, वही चलेंगे ताकि इनर रेडियस स्मॉल ए लिया है, आउटर को स्मॉल बी लिया है। अब एरिया को अंदर का एरिया को एरिया है, बाहर का को एरिया बाहर का को। ठीक, अब हम किसको किससे जोड़ा है, आउटर से, अर्थ से किसको जोड़ा है। आउटर सिलेंडर। हाँ, तो ये अपन अर्थ से जोड़ देते हैं इसको। अब इसको अपन क्यू चार्ज दे देते हैं, जी टाइप दिख रहा है, इसको क्यू लिख लो। हाँ, ठीक। अब क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। सोचो अब कैपेसिटेंस के लिए क्या निकालना जरूरी है, दोनों जो सिलेंड्रिकल सरफेस है उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। क्यू तो मालूम है हमको, यदि पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा तो C इक्वल क्यू अपान V में V का वैल्यू पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अपन x डिस्टेंस पे एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं, ऐसा करके। ऐसा करके एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं, ऐसा। तो ये यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होता है सिलेंडर का, इसके मान लो ये डिस्टेंस जो है इसके एक्सिस से x है, इस x डिस्टेंस पे इंटेंसिटी क्या होगा। अब इंटेंसिटी निकाल लोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाएगा। सिलेंड्रिकल शेप में किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी का क्या फार्मूला पढ़े हो, क्या बताया हूँ मैं, या सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या लेते हो, ई डी एक्स, ये तो होगा ही। तो देखो अपन वर्क डन, हमको यहाँ पे इंटेंसिटी निकालना है। इंटेंसिटी कितना होगा वो तय करने के बाद मान लो डी आर डिस्प्लेस करते हैं तो वर्क डन निकालना है, तो ई डॉट डी आर करेंगे। ई डॉट डी आर करने के बाद बी से ए तक इंटीग्रेट कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अब देखो तो बुक में जो किया है तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं, वही किया है करने को, मैं भी वही करने जा रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं सॉल्व करके बताऊँगा। आप बताइए। वो तो बताऊँगा ही, पढ़ना पहले, थोड़ा सा मेहनत तो कर। बस चलिए। इंटेंसिटी लेमडा क्या लिया होगा, उसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा लिया होगा। देखो अब लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा लिया होगा तो इंटेंसिटी इक्वल लेमडा अपान क्या दिया है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये होता है सिलेंड्रिकल शेप में है यदि, तो उससे आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी ई इक्वल होता है लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, वेयर तो आर की जगह यहाँ क्या लिया हूँ मैं, एक्स, ये है। अब इसको डी एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस करना है हम इधर, ये जो कम रेडियस का जो सिलेंडर है उसकी ओर, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल ई डी एक्स माइनस में होगा। क्यों होगा, यदि हम चार्ज को इस सरफेस से इस सरफेस की ओर लाएंगे तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, यदि हम चार्ज को आउटर सरफेस इनर सरफेस की ओर ले जाएंगे तो वर्क डन नेगेटिव होगा।
क्यों? क्योंकि यदि हम इधर ले जा रहे हैं तो एंगल 180 होगा और cos 180 क्या होता है -1, और जब हम इधर हम क्या ले जाएंगे, इधर तो खुद ब खुद चला जाएगा ये फोर्स ऑफ रिपल्जन के कारण। हाँ, तो ये हो गया वर्क डन EDX। तो उसमें माइनस लिया है EDX की प्लस लिया है, तो माइनस क्यों लिया है समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एंगल बिटवीन बोथ इज़ 180। अब इस तरह से वर्क डन हो जाएगा DW। ये वर्क डन क्या है? यही तो पोटेंशियल है। इम्प्लीज दैट पोटेंशियल डिफरेंस V मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ DW इक्वल माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E का वैल्यू रख दो लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x dx। और कहाँ से कहाँ तक जाना है? B से A तक। ठीक है। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो तो हमको क्या मिलेगा? V इक्वल, इसमें क्या क्या कांस्टेंट है? लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान x b टू a। अब यहाँ एक फार्मूला याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान x इक्वल होता है log x। तो इस तरह से हो जाएगा v इक्वल माइनस लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log x फ्रॉम b टू a। ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करने पर हमको मिलेगा, क्या होगा ये? -1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log a माइनस log b। ये कैसे आया समझ में आ रहा है क्या? पहले x के स्थान पे a पुट करेंगे, log a आएगा, फिर माइनस करके b रखते हैं। ठीक। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो इस तरह से कैसे फंस क्यों रहा है? हाँ, फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो v इक्वल हो जाएगा, ये माइनस को अंदर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? log b माइनस log a। ऐसा ही होगा ना, जो माइनस था वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से आ जाएगा 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log b माइनस log a को लिख सकते हैं अपन log b अपान a, लॉगरिथम का फार्मूला है। तो ये हमको मिल गया पोटेंशियल और हमको निकालना है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस C इक्वल हो गया, और लेमडा को कहाँ भूल गए? लेमडा को तो भूल गए हैं सब जगह। ठीक है। अब कैपेसिटेंस इक्वल होता है Q अपान V। Q अपान V। Q देखो लेमडा क्या है? यूनिट लेंथ पे जो चार्ज है वो लेमडा है, और टोटल लेंथ L लिया होगा इसका। तो टोटल लेंथ L में चार्ज कितना होगा? लेमडा L। सिंस Q इक्वल लेमडा L अपान V। V का वैल्यू इतना रख दो, लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log b अपान a। ठीक है। अब लेमडा लेमडा कैंसल आउट हो जाएगा, ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, और क्या आएगा? सर इसमें log ही की लाग लिए कहाँ? इंटीग्रेशन से आया है वो देखो 1 बाई, हाँ सर वो नहीं, log ई बेस पे है, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब बेस ई होता है। ठीक है ना। लॉगरिथम चैप्टर मैथमेटिक्स में पढ़े होगे 9th 10th कहीं, ई बेस पे लॉग है वो। तो यहाँ पे हो जाएगा Q अपान V। Q का वैल्यू लेमडा L रखा हुआ है, और इस तरह से लेमडा लेमडा कैंसल आउट हुआ तो क्या मिला हमको? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L। C इक्वल आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपान log b अपान a। तुम log b अपान a नीचे है, ऊपर ले जाओगे तो log a अपान b हो जाएगा। तो इस तरह से कैपेसिटेंस जो है इतना आना चाहिए, यदि कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं हुआ होगा तो। एल नहीं आया ना? यस
तो एल कहीं पे छूटा होगा, देखो कहीं ना कहीं हमने गलती किया हुआ। सर ये एल के जगह के लिया। यस सर, हाँ सर, के ये भी है सर। नहीं नहीं, के तो एप्सिलॉन नॉट भी है, और हाँ, नहीं के जो है परमिटिविटी होगा, देखो फिर एप्सिलॉन नॉट वो भी है। के को तो यहाँ पर दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये उसमें क्या आया है, फार्मूला क्या आया है तुम्हारे में, बताओ। C is equal to 2 pi epsilon naught K by log B upon A। कहाँ पर? सर इसमें बस के की जगह आप एल लिखे हो। नहीं नहीं, लेकिन वो एल जो है कहीं पे कैंसिल आउट होगा, कहीं पे फार्मूला में हमने गलत है। इंटेंसिटी का फार्मूला यही लिखा है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स या आर। के भी लिया कांस्टेंट। हाँ, तो के तो शुरू से आखिरी तक है यस सर। है ना। अब हमने वर्क डन निकाला है तो ई डी एस किया है। उसमें कहीं पे एल नहीं दिया। हाँ नहीं। अच्छा, तो फिर एल, उसमें लैम्डा को ही लेके निकाला। हाँ तो लैम्डा ही तो है, एल कहाँ से आएगा वो, मैं नहीं नहीं एल भी है ना। ये क्यू तो ऊपर में क्या लिखा है, क्यू लिखा होगा देखो, है ना। तो ठीक तो है, मैं लैम्डा के टर्म में निकाला हूँ, वो क्यू के टर्म में निकाला। ये एल जो है ना, यहाँ पे क्यू की जगह हमने लैम्डा एल लिखा हुआ है देखो, तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट हो गया है, ठीक है। तो उसमें लैम्डा भी फिर बचेगा यदि क्यू के टर्म में लेंगे तो, नहीं बचा है। लैम्डा बचा। हाँ तो ठीक तो है, तुम इस फॉर्म में लिखो चाहे उस फॉर्म में लिखो, दोनों ठीक है। क्यू की जगह तो मैंने लैम्डा एल लिया है, तुम मत लेना, तो आ जाएगा वो। लैम्डा को क्यों तो नहीं बचा? क्यों तो नहीं बचा? ये वाला तो है ना। नहीं, क्यू बचेगा ना, लैम्डा एल की जगह क्यू लिखो ना तुम, मैं कर देता हूँ देखो। सर यहाँ पर से लैम्डा काट आउट हो गया। देखो कहाँ पे दिखा, ये लैम्डा कट गया, उसके बाद ये वाला उसके बाद- देखो ना, उसके एक पेज पहले पलटाओ। बाद में। अच्छा एक मिनट, ये पहले से एक ठो लैम्डा और है ना, उसको अपन भूल गए हैं। ये देखो ना, ये जो है ना, ये लैम्डा एल हमने क्यू की जगह लाया, यस सर। तो अच्छा लैम्डा रखा तो है, ये देखो लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट हुआ तो इतना आया, तो लैम्डा एल, एल कहाँ खा गया हो। एक पेज सर पीछे इसमें करो। एल लिया नहीं है। सर पेज, एक पेज पीछे करो तो। के को तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिया। लाग आर, ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अच्छा एल तो लिया ही नहीं है, तो क्यू के फॉर्म में तो सीधा सीधा। आप एल किस लिए? यस अच्छा एक मिनट, क्यू इक्वल, हमने क्यू जो लिया है, क्यू की जगह लैम्डा एल लिया है, लैम्डा एल वहाँ क्यू को वैल्यू क्या एक स्टेप पहले ही यहाँ पे खत्म कर दिया है, आपको वहाँ पे खत्म हो गया है। वहाँ पे लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग बी बाई ए। इतना ही आया है ना। हाँ, वहीं पे खत्म। ये तो पोटेंशियल आया है केवल, कैपेसिटेंस निकाला होगा आगे देखो। हाँ सर, कैपेसिटेंस और कैपेसिटर हाँ। पर यूनिट ऑफ, तो वहाँ तक जाके देखो ना क्या है फार्मूला। वही तो यहाँ ये पे पर यूनिट निकाला ना। ये वाला पर यूनिट लेंथ होगा। हाँ, हाँ तो पर यूनिट लेंथ में तुम एल को देखो, एल को हटा दोगे तो पर यूनिट एल से डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड बाई एल मतलब पर यूनिट लेंथ हो गया वो। तो एल को हटाओगे तो यहाँ लिखोगे पर यूनिट एल। एल। तो लॉग को सर हटा जी बस रहेगा। हाँ हैं, अरे लाग नहीं, यहाँ जो एल है ना ये वाला, अरे इसको ये पर यूनिट लेंथ रहेगा ये, ठीक। पर यूनिट लेंथ लोगे तो एल इक्वल 1 रहेगा, तो इसीलिए तुमको तो पर यूनिट लेंथ निकाला है, मैं पूरे एल लेंथ में निकाला हूँ, और उसको फिर एक बार और दूसरे ढंग से और 60 में डिराइव करके बता दूंगा मैं। सर एक बार और समझाइए। तेरे दुष्ट, एक बार में कभी समझ में आते ही नहीं। सर वो एल के वजह से समझ नहीं हाँ चलो, सर शुरू समझ आया तो फिर मैं अरे कंफ्यूज हो गए ना, शुरू से स्टार्टिंग से देखते जाओ, सारा चीज़ बोर्ड में लिखा हुआ है। इंटेंसिटी ये होता है एक्स डिस्टेंस पे, ये तो जानते हो, ये फार्मूला डेराइव किए थे पहले। यहाँ वहाँ एल था या आर था, जो भी था मैंने एक्स लिया हुआ है, एक्स डिस्टेंस पे है जो गॉसियन सरफेस, तो हाँ उसमें आर लिया होगा। अब वर्क डन इक्वल माइनस ई डी एक्स है, ये भी ठीक है। अब क्योंकि स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू लिए हैं तो माइनस ई डी एक्स है। अब हमको टोटल वर्क डन निकालना है, वही पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल क्यों होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्यों होगा, क्योंकि यूनिट पर चार्ज को एक से दूसरे सरफेस तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है वही तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो इसलिए भी इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू होगा। अब डी डब्ल्यू इक्वल ये जो है इंटीग्रेट किया है इसका, तो माइनस ई का वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिया है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स डी एक्स,
अब लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर कर दिया तो dx अपान x बचा, इंटीग्रेशन होता है इसका log x। सर झुकाना थोड़ा सा, हमारे पीछे बैठना चाहिए था, बोल रहे हैं तो सुन नहीं रहा है। उसका कहना है हमेशा सर झुका के रहा कर उसके सामने। चल देख, तो ये log x हो गया। अब log x मतलब ये जो है टर्मिनल लिमिट है, ये इनिशियल लिमिट है, ठीक है ना, b से a तक जा रहे हैं अपन। तो जहाँ से शुरू करते हैं नीचे लिखते हैं, जहाँ तक जाते हैं ऊपर लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो, पहले अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से अपर लिमिट पहले लेते हैं तो x के जगह a रखेंगे तो log a हो जाएगा, फिर माइनस करके लोअर लिमिट तो माइनस log b। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही अच्छा है। अब इसी को सॉल्व किए हैं तो ये जो माइनस वाला साइन था बाहर में उसको मैं अंदर लग गया, तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव हो गया है, तो उसको मैं ऐसा लिख दिया। अब log b माइनस log a को log b अपान a लिख सकते हैं। यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस आया। अब हमको कैपेसिटेंस निकालना है, तो कैपेसिटेंस इक्वल q अपान v होता है, मगर q के वैल्यू हमने देखो यूनिट लेंथ में चार्ज जो है वो लेमडा है, तो पूरे l लेंथ में कितना होगा, लेमडा l, तो q के जगह मैंने लेमडा l लिख दिया है, लिखा भी है q इक्वल लेमडा l, और v का वैल्यू पुट किया यहाँ पे। जब सॉल्व करेंगे तो लेमडा लेमडा कैंसिल आउट हो रहा है, बाकी जो बच रहा है वो यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ l भी आया था, तो ये c जो है वो पूरे लेंथ l के कारण है। अब पर मीटर या पर यूनिट लेंथ लोगे तो उसको l से c अपान l निकालोगे, तो इधर l को इधर ले आएंगे तो c अपान l इक्वल 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपान log b अपान a नहीं आएगा, ये पर यूनिट लेंथ कैपेसिटेंस होगा। पर यूनिट निकालना। तो इस तरह से तुम सारे फार्मूला डेरिवेशन को अपने हिसाब से मैथ्स की तरह सॉल्व कर सकते हो। कल जितना अभी तक हुआ है उसको अपन पहले लिख लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।